मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो को, इस पूरे संदेश को आज पूरे देश को सुनना चाहिए और ख़ास तौर पे सरकारों को। अमित शाह जी से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि साहब, आपके नीचे वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी जवानों को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों को परेशान कर रहे हैं, उनको मरने तक पे मजबूर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे एक फ़ौजी की बहल ने इल्ज़ाम लगाया आईटीबीपी के कुछ अफसरों पे, जिन्होंने ना सिर्फ उसके भाई को बाकी एक और जवान को मारा। मामला बहुत गंभीर है। ये तब से इंसाफ की गुहार लगा रही है, बार बार लेटर लिखती है। 2014 से लेकर 2021 आ गया है, ये लेटर पे लेटर लिख रही है, गुहार लगा रही है। ना तो उसको इंसाफ मिल रहा है, ना ही इसके भाई को कोई, इसके परिवार को कोई हेल्प मिल रही है। तो प्लीज़ अमित शाह जी और भारत की जनता इस बहन को अपनी बहन समझ के हेल्प करें। इन बेचारों का कष्ट मुझसे देखा नहीं गया। इनका वीडियो, खुद इनकी आत्मकथा आपको मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज़ सुनिएगा और शेयर कीजिएगा इस बहन के लिए, इस जवान के लिए। सभी को जय हिंद। मेरा नाम नीलम है और मैं चंदाना गांव कैथल से हूँ। मैं आप सब भाइयों को रॉयल सोल्जर के माध्यम से अपने भाई के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा भाई का नाम कपिल देव शर्मा है और जो है 2012 में वो आईटीबीपी के अंदर लगे थे, कांस्टेबल के पद पे थे। और उसकी जो ट्रेनिंग हुई वो चंडीगढ़ में ही हुई। जो वहाँ का स्टाफ था बहुत अच्छा स्टाफ था, उनका एक फैमिली की तरह ही उसको रखते थे, बहुत बढ़िया स्टाफ था। फिर उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी इलाहाबाद में उसकी ड्यूटी आ गई। फिर इलाहाबाद से उसको छत्तीसगढ़ में भेज दिया गया। वो उसकी जो बटालियन थी वो 18वीं वाहिनी जो थी उसकी बटालियन थी। और फिर वो जहाँ छत्तीसगढ़ उसकी ड्यूटी हुई वो सीता गांव था, राजनांदगांव जिला पड़ता है। फिर वहाँ पे जो उसके 3 अफसर थे, सेकंड इन कमांडेंट थे रामभरत कुशवाहा और असिस्टेंट कमांडर थे प्रवीण कुमार और एक एसओ लालमणि। इन तीनों के अंडर में जो है वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। फिर ड्यूटी के दौरान ही जो है 23/10/2014 को बड़ी दिवाली थी। बड़ी दिवाली को हम सबसे बात है कि मेरे भाई ने डेली इसका फ़ोन आता था, डेली हाल चाल पूछता था, सुबह शाम मतलब बात करता था। तो 23/10/2014 को भी उसका सुबह फ़ोन आया और विश किया उसने दिवाली को। और जो है सब हाल चाल पूछा, बिल्कुल बिल्कुल खुश था। बहुत खुशी का माहौल था मेरे घर में, मेरे भाई भी बहुत खुश था उस टाइम। जो है फिर उसने फ़ोन काट दिया। वो बोला मैं और मामा और के फ़ोन कर लेता हूँ, उनको सबको विश करना है, आज दिवाली है ना। तो सभी को मतलब फिर मैंने बोला, मैं कहा भैया दूजा है तो फिर आप आते नहीं। फिर वो बोला भाई छुट्टी नहीं मिली, वो बोलने का फिर आऊँगा। मैं चल ठीक है भाई कोई नहीं, चल कर ले। मैं कहा फ़ोन, फिर उसने फ़ोन फान किया होना। फिर मेरे तो बात हो चुकी थी। फिर जब उसका दोपहर को फिर फ़ोन आया वहीं से आईटीबीपी से, तो उन्होंने मेरे को बोला भी ऐसे ऐसे आपका भाई जो है मुठभेड़ में शहीद हो गया। मैंने बोला, मैं क्या ना जी मेरी बात हुई है, मैं कहा और कोई होगा मेरा भाई नहीं होगा। तो उसने बोला नुका नहीं, नुका आप ही के भाई हैं। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं एकदम से सहम गई, मैं क्या ऐसे कैसे, सुबह तो मेरी बात हुई है अभी ऐसे एकदम से वो बोल गए मतलब। फिर मैंने मेरे चाचा को बुलाया, मैं कहा चाचा जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं कहा अब एक बार बात करो, मैं कहा और कोई होगा। फिर मेरे चाचा जी ने फ़ोन किया, मेरे चाचा जी को भी यही बोला। फिर जो है मेरे भाई के दोस्त किसी ने उसको बोला, मेरी बुआ के लड़के से भी बात होती थी, तो उसने बोला भी हमने नहीं यकीन होंदा है भी वाक पी लैन हमारी तो सवेरे बात हुई है अच्छा तरिया नु का। फिर वो बोले नु कल मैं फ़ोटो भेजूंगा नु का मौके की, उसने जिस टाइम मतलब उसके साथ हादसा हो रहा था जो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी उसकी फ़ोटो भेजी मेरे भाई की। तो फिर फ़ोटो देखी उसने भी, ये तो कपिल है। फिर यकीन हुआ भाई हाँ वही है। तो फिर मतलब सारे घर आए जब फिर देख के हम, फिर मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे घर। मेरे पापा मम्मी पापा बाद में आए तो उनने सुन के फिर मेरे मम्मी पापा भी जो है बहुत सहम गए। कुछ तो पहले ही मतलब ऐसी स्थिति थी हमारे, कुछ भाई के सुन कर फिर जमी डाउन हो गए एकदम, तब बेहोश हो गए दोनों के दोनों। मतलब ये सिचुएशन इतनी होगी बस मैं कुछ बता नहीं सकती। फिर तीसरे दिन 25/10 को डेड बॉडी उसकी लेकर आए। उस दिन भैया दूज थी, भैया दूज की तो हम तैयारी इतनी कर रहे थे कि भाई भाई आवेगा, लेकिन आया तो लेकिन इस तरह आया। फिर हमने देखा भी वह जो है उस तिरंगा भी नहीं कुछ नहीं। तो हमने बोले भी इस तरह किस तरह लेकर आए थे हम। तो वो बोले भी ये तो इसने तो ना हैंड ग्रेनेड फाड़ लिया, इस भी सुसाइड कर लिया। हमने बोला इस तरह की सुसाइड का कुछ तो कारण होगा। फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले चल तो दाह संस्कार कर दो नहीं हम वापस ले जाएंगे, सब तो धमकी दे दी। मेरा पूरा गांव मौजूद था उस टाइम, किसी की भी नहीं सुनी उसने।
तो दो जो दाद संस्कार करवा दिया उस टाइम सबते दाव दे के हम रोए बहुत बहुत बोलिया कि ना मेरे भाई इस तरह नहीं कर सकता, इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन हमारे किसी ने भी नहीं सुनी, किसी ने भी। तो फिर हमने ना 28/10/2014 में ना न्यूज़पेपर में देखा, मेरे भाई का दोस्त एक मदन दलाल, वो ना 6.5 साल तो वहीं पे मतलब ड्राइवर था, उन्होंने तो सब कुछ पता था। और उससे सवेरे बात हुई, मतलब उसने सब कुछ लिखा हुआ भी मेरी कपिल तो बात हुई, उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया अपना, ये उसका सुसाइड नोट है। इसके अंदर उसने उन अफसरों के बारे में भी लिख रखा पूरा, 6-7 पेज का ये सुसाइड नोट है। उसके अंदर भी जो लालमणि और ये जो है सेकंड इन कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट है, ये तीनों की मिली भगत है। और जो स्टेट पुलिस है वो भी है, जो भी मेडिकल स्टाफ है सारा उन्हीं के अंडर में ही है। मतलब वो खुद चेतावनी दे रहे इस बात की कि थाने में हम मार देंगे, थारा कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे मेरे भाई के साथ क्या, ऐसे ही पहले भी उनके मतलब 6-7 केस पहले भी है जो मदन दलाल नहीं बताए। उस भाई की बेचारी की 16 साल की बेटी थी, उसने भी छोड़कर, उसकी मतलब पहले ही शादी हो गई थी, उसने तो 6.5 से 6 साल हो गए थे वहाँ पर, उसको सब कुछ पता था भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ। मेरे भाई ने उसने बताया भी इस तरह सर ने मेरे तभी ने बात की, 150 गालियाँ सुना दी, माँ बहन सब एक कर दी उन्होंने। तो मतलब इतनी गंदियाँ गालियाँ उन्होंने दी, वर्दी पहन के भी इतनी बुंडी गालियाँ, मतलब कौन देश का उनका माँ बहन नहीं, उनका है नहीं कुछ, जो मतलब इतनी गंदी गालियाँ एक फौजी भाई ने देवा जो अपने देश वास्ते उड़ा खड़ा हुआ है अपनी जान की बाजी लगा कर। अफसर तो पीछा हुआ, पहले तो कांस्टेबल ही आगे हुआ अपनी वो देख कर। लेकिन उसने मदन ने ये सारी बातें मतलब लाई भी बोली, उसने जब वो उस वहाँ पर लेकर गए डेड बॉडी ने, उसने मदन ने बोला भी ये सर ने ठीक नहीं करे, अभी इसके परिवार ने कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाई के बारे में सब जाना था, कंडीशन का भी बेरा था उसने। तो जो है उसने ऑब्जेक्शन उठाया, तो जो लालमणि था उसके साथ ऐसा, तो उसने ना प्रवीण तक फ़ोन करा भी इस तरह करा, तो उसकी राइफल कोस ली और उसका गन उतार दी। बोले थे उसने भी मारने वास्ता है। तो उसने देखा भी ट्रंक आ, वो ट्रंक की ओट में ना उसने ना एक साइड में करके बंदूक वो भाज गया, 1.5 किलोमीटर तक उसके पीछे पीछे भाग गए वो पकड़ने वास्ते, लेकिन वो हाथ नहीं आया उनका, वो जल्दी ट्रंक की ओट में चला गया। तो दौड़ते थाना मिले उसने, फिर वहाँ पे ऑफिस उसका पुलिस वाले तो बोले FIR बदल, तो वो बोले नहीं हमारे अंडर में नहीं है भाई, ये थारा डिपार्टमेंट था, हमें जानो उनका, हम नहीं इसमें कुछ कर सकते। फिर वो टोकरापारा थाना में गया, टिकरापारा थाना में, तो वहाँ पे भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बोले हमारे अंडर में नहीं आंदा भाई वो एरिया। तो फिर वहाँ पे ना एक कांग्रेसी अध्यक्ष था सोनू राजा शायद, और एक आज़ाद एक कलम का ही रिपोर्टर प्रेस वाला मिला, तो उन्होंने ना उसकी बहुत हेल्प करी बेचारे ने। फिर उस वहीं पे ही उसने लाइव बोली उनसे सारी बात, जो है मेरे ITBP में, मैं इस 18वीं बटालियन का ड्राइवर हूँ, और 6.5 साल हो गए उसने लगे ना, मतलब 6.5 साल से वो देख ही रहा था सारे काम वहाँ पे अफसरों ने कैसे क्या किया है, कितने गरीबों के साथ ये किया है। हमारे मेरे भाई का भी केस बिल्कुल दब ही चुका था, यदि वो नहीं बताता हमें भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर हमने उनके घर वालों से संपर्क किया, ये सुसाइड नोट वीडियो वगैरह सब हमने कलेक्ट की वहाँ से, लेकिन फिर भी हमें प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। हमने सब मतलब जो है कैंडल मार्च भी निकाला, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह भी गृह मंत्रालय PM सब जगह हमने दिया, लेकिन हमारी कहीं से भी कोई भी मदद नहीं हुई, ना हमें कोई भी जो आर्थिक सहायता मिलती है कुछ कुछ सहायता नहीं मिली। जो है मेरे पापा दिहाड़ी कर 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 मेरे पापा ने हम पढ़ाई लिखाई, मेरा भाई लग गया था, इन्होंने सोचा था भाई चलो हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। ये मकान भी मेरे भाई ने लगने के बाद ही बनवाया, हमारा कोई मकान भी नहीं था, एक कमरे में हम टाइम पास कर रहे थे, और मेरे भाई लग गया था। तो हमने खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि चलो अब तो सुधार होगा हमारा, लेकिन ये नहीं पता था कि सुधार होने की बजाय हम दोनों दलदल में फंस जाएंगे। तो भाई के जाने के बाद मतलब कोई भी हमारे किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, हम बहुत फिरे बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। उस मदन भाई का भला हो कि उसने हमारे बारे में बताया, और वो अपनी मतलब पत्नी की अपनी बेटी की भी उसने नहीं देखी, लेकिन उसने मेरे भाई के बारे में सोचा भी उनका तो कुछ नहीं हुई, 3 भाई हैं वो, तो फिर भी चल एक कमी तो सबकी महसूस हुई। तो वो फौजी भाई उसका सच में सच सच नमन करती मैं मेरे भाइयों को भी, इतने बहादुर है मेरे भाई। और जो है वो उसने अपने परिवार की तरफ भी नहीं देखा, मेरे भाई की तरफ देखा भी, एक गरीब परिवार का नाश हो गया। जो है मेरे एक ही भाई था, हम 2 बहनें, हमारी जिम्मेवारी, हम उसको शादी के लिए बोलते थे तो बोलता था नहीं बहन पहले तुम दोनों की करूँगा,
ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग चली रही थी तभी उसने मकान बनवाया, अभी मकान बनवा ले फिर शादी करेंगे, फिर अपना मैं तो फिर फ्री हो गए सब खर्चों से फिर करवाऊंगा। जो है मेरे पापा ने बहुत दिहाड़े बर करने वो किया, हमारे पढ़ाया लिखाया कोई भी वो नहीं है, बस मेरे भाई पे ही डिपेंड थे हम सब। अब जैसे तैसे गुजारा होता रहा, लेकिन वो बात नहीं, उसकी कमी उसकी सब कुछ मतलब महसूस होता है। मेरी बहन की तो जैसे तैसे मेरे भाई के बाद शादी कर दी, लेकिन मैंने शादी नहीं की भी, मैं अपने मम्मी पापा की तरफ देखूं, इनका कोई सहारा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं मुझे नौकरी मिल जाती, लेकिन 2 साल से मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फार्म, मेरे भाई की जगह भी मुझे जॉब मिल जाए तो मैं कम से कम अपने मम्मी पापा का सहारा बनूँ, बेटा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ परसेंट तो सहारा बन ही पाऊँ। लेकिन वहाँ पे से भी मेरे सारे कागज़ वापस भेज देते हैं, वो 2 साल से मैं भेजती हूँ फिर वापस कुछ ना कुछ कमी करके भेज देते हैं, अभी तक उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। 10-11 हज़ार रुपये पेंशन में उसमें क्या बनता है, क्या नहीं खर्चा होता, बीमार मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं बेचारे, और जो है आर्थिक स्थिति इतनी डाउन हो चुकी है हमारे, कोई भी कमाने वाला नहीं है, पापा पे भी काम नहीं बनता, वो बीमार रहते हैं, मम्मी भी बेचारी बीमार रहती है। मैं इतना वो करते हैं कि वो तो दिल में लग ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा मन पे ना लें, क्योंकि जब मन पे लेते मेरे पापा की याददाश्त भी चली गई थी, अब भी मतलब बहुत थोड़ी बहुत ही है जो मतलब ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही चली गई थी भाई के बाद, फिर उनकी लगातार दवाइयाँ चल रही है माइंड की, तो अभी कभी कभी इतने पागल से हो जाते हैं बस, लेकिन कुछ सहारा ही नहीं दिखता। यदि हम कुछ काम भी करें तो भी ये लगता है कि किसके लिए करें, हमारा बस ही नहीं है, हमारा जो घर का दीपक है वही नहीं है। हमारी जो है मेरे मम्मी पापा ने इतने दिहाड़े भरे, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, जो अफसर गंदे ये ऐसे काम करते हैं। हमने सीबीआई जांच के लिए मांगे की, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। मैं आप सब भाइयों से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ दिलवाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक फौजी भाई के परिवार को इंसाफ मिल सके, ताकि और बहनों के भाई ऐसे ना जाएं, शहीद होते हैं देश के लिए, लेकिन जो ये देशद्रोही हमारे देश के ये जो खा जाते हैं सब कुछ और रिपोर्ट अपने मन की बना देते हैं। जो मदन दलाल था वो भागा था, उसकी भी रिपोर्ट है, उसने बोला कि मेरी भगोड़े की या हम मेरे बैग उनके पास है तो उसमें गोला बारूद रख के बोल देंगे कि देशद्रोही था ये था वो, इसीलिए उसने ट्रेन के नीचे अपनी जान दी, उसने अपने परिवार की भी नहीं सोची। ये देखिए उसने लास्ट में मैं पढ़ के सुनाती हूँ, उसने लिखा है लास्ट में अपने अपनी फैमिली के बारे में लिखा है उसने। उसकी पत्नी थी सीमा जी। सीमा जी अब देखेंगे हम ऊपर से देखने आप हमसे कितना प्यार करती है, हमारे साथ आती है या नहीं, और तुम ना भी आ सको तो मेरी बेटी मानसी को मेरे पास भेज देना एक बात के लिए, और माफ़ करना गवर्नमेंट में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ना उसको कुछ मिला ना हमें, और 5 साल से हम भटक रहे हैं दर दर। हमने बहुत मतलब सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं से भी कोई हेल्प नहीं हुई। कोर्ट से भी सिर्फ तारीखें मिलती है, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता। अब मैं रॉयल सोल्जर के माध्यम से कहती हूँ कि सीबीआई जांच हो, जितने मेरे भाई से पहले 2-3 केस है, ये मेरे भाई के 2 केस हैं, ये मदन दलाल का और मेरे भाई का, इन भाइयों का इंसाफ मिले। इंसाफ के लिए मैं रॉयल सोल्जर के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे भाई को इंसाफ दिलवाएं, और ताकि हमें सुकून मिले कि मेरे भाई को इंसाफ तो मिल गया। मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका इंसाफ के लिए तो कर ही सकते कि उसको इंसाफ मिले कम से कम। वो भारत माता के लिए वहाँ पे था, एक माँ ने अपने लाल को ऐसे ही नहीं पाला पलूसा था, ऐसे ही नहीं पढ़ाया लिखाया था, उसने भी कुछ सपने ही देखे होंगे। मेरा भाई बहुत अच्छा था, हंसमुख था, हम सब उसी पे डिपेंड थे, और वो ऐसी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकता कि वो ऐसे तो कर ही नहीं सकता। यदि ऐसा करना होता तो ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है तभी भाग जाता वो, तभी कुछ कर लेता, लेकिन तब भी उसने बहुत उसको कि उसको पता था कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पापा पे कुछ काम नहीं बढ़ता, मेरे पापा ने बोरी डो डो के भी मेरे को पढ़ाया है, इतनी मेहनत की है,
तो मैं थोड़ी मेहनत करूँगा तो मेरे परिवार सुधर जाएगा। इतना खुश था वो लगने के बाद कि बहुत ज़्यादा। और आगे के भी इतने सपने देखे थे अपनी दोनों बहनों के शादी करने के बाद, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करने दिया। आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे भाई को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। प्लीज़ मेरे भाई, यदि एक फौजी बहन के अपनी बहन मानते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे भाई को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें प्लीज़। धन्यवाद सब भाइयों को। अक्सर फिल्मों में सुना था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में भी होता है। इस बहन को इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये बार बार लेटर भेजती है, कुछ ना कुछ कमी निकाल के, कभी कल्याण अधिकारी के साइन, कभी इसके साइन, बार बार ये बेचारी कब से लेटर्स भेज जा रही, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट, कभी इनकम सर्टिफिकेट, कभी कुछ कभी कुछ। अभी भी दिल्ली भेजा, इलाहाबाद भेजा, ना जाने कहाँ कहाँ भेजा, ना कोई जवाब आता है, ना कोई रिप्लाई आता है। जब ये फ़ोन करती है तो उसको धुतकार के फ़ोन काट दिए जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? अगर एक फ़ौजी की बहन के साथ ये हो रहा है तो क्या उम्मीद की जाए? मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इसको बड़ी गंभीरता से ले और देशवासी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करें, इस बहन के लिए इंसाफ दिलाएं मेरी बहन को। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।